हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 अप्रैल संडे को टोटल एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का। हालांकि आज 3 आर्टिकल आए हैं हिंदू में, लेकिन हम लोग ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एक जो आर्टिकल आया द ट्रेंड इन द क्लाइमेट चेंज जूरिस्प्रूडेंस, ये फंडामेंटल राइट जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट के अगेंस्ट लोगों को दिया है, उसके बारे में ये आर्टिकल है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हाउ डिड द लॉ ऑन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट इवॉल्व। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जिसमें रूलिंग में कहा गया था कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस आर्टिकल है। आज जो मेन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वाई इज़ देयर अ WHO अलर्ट ऑन वायरल हेपेटाइटिस। जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 आई है, इसकी फाइंडिंग्स की बात करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है रिपोर्ट की, इंडिया इतना ज़्यादा वनरेबल क्यों है, उसके रीजंस के बारे में बात करेंगे, मैन में इतना ज़्यादा क्यों होता है, हेपेटाइटिस के केसेस क्यों देखने मिलते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और 5वें स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था बी और सी के ऊपर, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BC पे आया था, ADE पे नहीं आया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BC पे दोबारा भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल रहेगा प्रीलिम्स 2024 और इनफैक्ट अगले साल भी आ सकता है अगर इस साल नहीं पूछा गया तो। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मोर में क्लिक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, वहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई इज़ देयर अ WHO अलर्ट ऑन वायरल हेपेटाइटिस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है? क्योंकि ये थीम डिसीज़ के ऊपर आर्टिकल आया है। डिसीज़ थीम का मतलब क्या है, हर साल एक नई क्वेश्चन आपको कोई ना कोई डिसीज़ के ऊपर ज़रूर पूछता है जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहती है। तो डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, हमें पता है। कौन सी डिसीज़ के ऊपर आएगा ये नहीं पता। जितनी भी डिसीज़ न्यूज़ में है उसको सबको कवर कर लो, 2 नंबर आपके पक्के। और प्रीलिम्स में 2 नंबर पक्के होना बहुत बड़ी बात है। एक 2 नंबर से हज़ारों लोग जो है आगे पीछे हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, तो इसलिए सारी डिसीज़ कवर करके जाइएगा अगर आप इस साल UPSC प्री दे रहे हैं। और नहीं तो अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो आप नोट्स बना के रखिए, एक को अलग से डिसीज़ कॉलम बना लीजिए और वहाँ पर सारी डिसीज़ जो भी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी डिसीज़ को लिख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना के रख सकते हैं अगर आपको 2 नंबर अपने सेफ और सिक्योर करना है तो। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिलीज़ हुई है, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया से रिलेटेड क्या डेटा रिलीज़ किया गया है ये देखेंगे। इंडिया में हेपेटाइटिस B और C के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं, ये एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और हेपेटाइटिस वायरस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके जितने भी टाइप्स हैं सबको देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, वैक्सीन और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्रीलिम्स में ऑलरेडी रिसेंटली आपको B और C के ऊपर क्वेश्चन आया है। ADE अभी बचे हुए हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्योर बिल्कुल पूछा जा सकता है। और B और C के ऊपर दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि एक बार आया तो आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन UPSC में, तो हमें इसे अच्छे से करना है। B, C, A, D, E सारे जितने भी टाइप्स हैं सबको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से आर्टिकल को समझेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, देख लेते हैं आर्टिकल आया क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 11.6% ऑफ टोटल वायरल हेपेटाइटिस डिसीज बर्डन ग्लोबली इन 2022, मेकिंग इट द कंट्री विद द सेकेंड हाईएस्ट डिसीज लोड आफ्टर चाइना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिलीज रिसेंटली। तो यहाँ पर अपने को प्रीलिम्स में 2 तरीके से चीज़ें पूछ सकते हैं। पहले स्टेटमेंट में आ सकता है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 इज़ रिलीज्ड बाय WHO, बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या आ सकता है कि जो डिसीज़ है हेपेटाइटिस उससे
टोटल जो डिसीज़ बर्डन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना में। सेकंड नंबर पर कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में टोटल जितना भी ग्लोबली डिसीज़ बर्डन है उसका कितना परसेंट इंडिया में है? 11.6%। इसका मतलब हर 100 लोगों को जिनको हेपेटाइटिस हो रहा है उसमें से 11.6 लोग कहाँ पर हैं? कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। ये इसका मतलब है। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। होपफुली चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया फेडरेशन एंड वियतनाम collectively shoulder nearly 2/3 of the global burden of hepatitis B और C। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? B और C का अगर हम देखें तो 2/3 जो है बर्डन कौन कौन सी कंट्री में है, जो मैंने यहाँ पर नाम लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे गहराई से, सारी की सारी कंट्री डेवलपिंग या फिर लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया और एशियन कंट्रीज़ हैं। तो कुछ ना कुछ जो है आपका हेपेटाइटिस डिसीज़ का गरीबी से कनेक्शन होना चाहिए। अभी आगे देखेंगे गरीबी से क्या कनेक्शन है। कैसे हो सकता है यार? हो सकता है कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कारण ये डिसीज़ हो रही हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और गरीब देशों में हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। उसके बाद जो हेल्थ है सिस्टम वो अच्छा नहीं होगा, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही होगी, ये सारे एस्पेक्ट हो रहे होंगे, तभी तो ये गरीब देशों में ज़्यादा इसका डिसीज़ बर्डन है। तो यही एक रीज़न्स हो सकते हैं। आगे देखेंगे एक्चुअल में रीज़न क्या है। ये अभी मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है? ये देख करके आगे देखते हैं व्हाट डज़ द रिपोर्ट हाईलाइट। थोड़ा रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं और क्या क्या कह रही है और डेटा क्या है। एज पर द रिपोर्ट द डिसीज इज द सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली विथ 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर, द सेम एज अ ट्यूबरक्लोसिस अ टॉप इन्फेक्शियस क्लीनर। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है? 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर इस डिसीज़ के कारण हो रही है। लगभग 13 लाख लोग हेपेटाइटिस डिसीज़ के कारण हर साल मर रहे हैं। पूरे दुनिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर पर है डिसीज़ जिसके कारण इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन कौन सी डिसीज़ है ये? इन्फेक्शियस है। सेकंड नंबर पे किस में है? इन्फेक्शियस डिसीज़ में। फर्स्ट पे कौन सी है? टीबी है। टीबी में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। उसके बाद आपके हेपेटाइटिस हो गई। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होती। इसमें आपका एग्जांपल क्या होगा? हार्ट डिसीज़ हो गई। मतलब आपको अटैक आ रहा है, द मोमेंट आपको आया इसका मतलब सामने वाला जो बैठा है उसको भी अटैक नहीं आएगा। लेकिन आपने खांसी छींके, कोविड आपको था, सामने वाले को भी हो जाएगा और थोड़े दिन बाद उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये यहाँ पर हम सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात नहीं कर रहे। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी डिसीज़ से मर रहे हैं? टीबी से। सेकेंड नंबर पर किससे मर रहे हैं? हेपेटाइटिस डिसीज़ से। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, ये डेटा समझ में आया। 1.3 मिलियन लोग पर ईयर, 13 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस के कारण उनकी जान जा रही है। एक और डेटा की बात कर लेते हैं जो 187 कंट्री से लिया गया है और एस्टिमेट किया गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि जो डेथ फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस है वो 2019 में 1.1 मिलियन थी, ये बढ़ करके 1.3 मिलियन हो गई 2022 में। कितना इंक्रीज़ हुई है? 11 लाख से 13 लाख, 3 सालों में 2 लाख के आसपास ये जो नंबर ऑफ डेथ है ये इंक्रीज़ हुई है। किसके कारण? वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस के कारण। जो 2 लाख बढ़े हैं उसमें हेपेटाइटिस बी से होने वाली जो डेथ है वो 83% है और जो आपके हेपेटाइटिस सी से होने वाली डेथ है वो 17% है। इसका मतलब ADE का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है जो इंक्रीज़ ऑफ डेथ हुई है 2019 और 22 के बीच में। अगर हम बात करें बी और सी, तो बी और सी से हर दिन 3,500 लोगों की डेथ हो रही है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, है ना? इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। 3,500 लोग हर दिन जो है बी और हेपेटाइटिस सी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर हम एज ग्रुप में देखें कि इन्फेक्शन किसको ज़्यादा हो रहा है, तो जो इन्फेक्शन है बी और सी वो 12% चिल्ड्रन में हो रहा है और जो मिड एज ग्रुप के लोग हैं 30 से 54, इसमें 50% से अधिक हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 60-70% के अराउंड जो इन्फेक्शन है वो मिड एज ग्रुप और बच्चों में है और रेस्ट जो है आपके बाकी एज ग्रुप में रहेगा, सीनियर सिटीज़न है उनमें रहेगा। मैन और वुमेन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 58% केसेस आपके मेन को हमें ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है और रेस्ट 42% वुमेन्स में ये इन्फेक्शन बी और सी
देखने को मिलता है। इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे कि मेन में ये इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। उससे पहले हेपेटाइटिस होता क्या है पहले ये जान लो। ठीक, हेपेटाइटिस का मतलब है इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक, हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इन्फ्लेमेशन का मतलब लीवर में अगर स्वेलिंग आ जा रही है तो उसे हम हेपेटाइटिस कहेंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। कई सारे वायरस हैं जिसके कारण ये लीवर में स्वेलिंग हो सकती है और उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। ऑल्सो इट कैन बी कॉज्ड बाय नॉन इन्फेक्शियस एजेंट लीडिंग टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं जिसके कारण हमें लीवर में स्वेलिंग देखने को मिलती है। वो नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में भी डिस्कस बाद में किया जाएगा। इसके लीवर में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। टोटल अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के टोटल 5 स्ट्रेन्स हैं, ABCDE, ये 5 टाइप के स्ट्रेन हमें देखने को मिलते हैं। सारे के सारे आपके जो स्ट्रेन हैं वो लीवर डिसीज़ को कॉज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? सबसे पहला तो होता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फैलने का तरीका है सारे ABCDE में, वो अलग अलग होता है। दूसरा है सीवियरिटी ऑफ इलनेस, कुछ माइल्ड डिसीज़ होगी, कुछ सीवियर होगी। और थर्ड है आपका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है ना। क्या पूछ सकता है? B और C में डिफरेंस पूछ सकता है। ABCDE में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाने लायक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब जो आपके ABCDE हैं इसमें कुछ डिसीज़ ऐसी है जिससे जो कि क्रोनिक डिसीज़ है और कुछ ऐसी है जो कि एक्यूट डिसीज़ है। क्रोनिक डिसीज़ का मतलब क्या है? अगर आपको ट्रीटमेंट करने के मतलब ये डिसीज़ आपको बहुत लंबे समय तक की ट्रीट करनी पड़ रही है, लंबे समय तक जा ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी डिसीज़ को हम क्रोनिक डिसीज़ बोलते हैं। और एक्यूट डिसीज़ क्या होती है? आपको जैसे बुखार आया, आपने 3 दिन दवाई खाए और ठीक हो गए, 1 हफ्ते खाए ठीक हो गए, 6 महीने के अंदर ठीक हो रहे हो तो एक्यूट डिसीज़, और अगर 6 महीने से ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो आपकी क्रोनिक डिसीज़ में आ जाएगी। ट्रीटमेंट तब भी हो सकता है, लंबा चलने के बाद भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ट्रीटमेंट चलते ही जाएगा ज़िंदगी भर, ठीक नहीं होगी। ऐसा ठीक होने वाले से अपन जो है क्रोनिक और एक्यूट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इससे कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कितना चल रहा है। अगर 6 महीने में ट्रीटमेंट खत्म हो गया और ठीक हो गया तो बढ़िया, और लंबा चला और फिर ठीक हुए तो वो क्रोनिक डिसीज़ में आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। B और C जो है डिसीज़ जनरली क्रोनिक डिसीज़ में आती है। इससे जो होने वाली डिसीज़ है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से, वो बेसिकली आपको क्रोनिक डिसीज़ होती है। और कई सारे कॉमन कॉज भी जो है का ये रीज़न है। कौन कौन से? लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, और जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड डेथ हो रही है वो भी B और C के कारण हो रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर बात करें तो B और C के टोटल एस्टिमेटेड केस कितने हैं? 354 मिलियन लोगों में है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में और बहुत सारे लोगों के पास ट्रीटमेंट अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। होपफुली चीज़ें क्लियर है। अब जो है ABCDE के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, हेपेटाइटिस होता कैसे है? जनरली इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटोटोपिक वायरस। ठीक, जनरली बहुत सारे वायरस हैं, इसमें जो मेन वायरस है वो ये है। अब टाइप्स की बात करेंगे। टाइप क्या है? हेपेटाइटिस A की बात करते हैं। इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मतलब खराब हाइजीन के कारण, कंटेमिनेटेड फूड के खाने के कारण या कंटेमिनेटेड पानी के कारण आपको हेपेटाइटिस A हो सकता है, और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के कारण भी हो सकता है ना। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में हैं और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और आप इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस A का। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और वैक्सीन भी अवेलेबल है। बहुत जल्दी आप इसमें ठीक हो जाते हैं। ये एक्यूट में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। B की बात करेंगे। इट कैन कॉज बोथ एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़। ठीक है, जनरली इसमें क्रोनिक डिसीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है? मदर टू चाइल्ड, है ना। जब प्रेगनेंसी के समय अगर मदर को हेपेटाइटिस B का इशू है तो वो बच्चे में भी क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक, तो ड्यूरिंग बर्थ के समय में मदर टू चाइल्ड जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये ट्रांसमिशन हो जाता है हेपेटाइटिस B का। इसके अलावा अनसेफ इंजेक्शंस, जो ड्रग वगैरह लेते हैं या फिर आप कोई भी ऐसे इंजेक्शन जो किसी ने यूज़ किया है वो अगर लगा लेते हैं, तो उस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा?
ये जो आपकी डिसीज़ होगी हेपेटाइटिस बी वो ट्रांसमिट कर जाएगी। और सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ये तो हमने बात की है। ठीक, अगर आप ये देखोगे इसका जो ट्रांसमिशन है बड़ा सिमिलर है किसके, HIV वायरस के, है ना। ऐसा ही है बिल्कुल HIV में भी। अगर आप अनसेफ इंजेक्शंस लगाते हो या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है HIV वायरस हो जाए और वो फैल जाए। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी भी है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है क्या, बिल्कुल इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सी की बात करते हैं। सी क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक बोथ। जैसा बी है वैसे ही सी है। सीवियर कॉज ऑफ लीवर कैंसर, ठीक है। ये सीवियर जो है डिसीज़ है एंड इट कैन कॉज लीवर कैंसर। तो आपका अगर सीवियरिटी में बात करें तो बी और सी सीवियरिटी में सबसे ज़्यादा है, बाकी आपके माइल्ड रहते हैं। ठीक, इट इज़ अ ब्लड बोर्न वायरस। इन्फेक्शन ऑकर थ्रू एक्सपोजर ऑफ अनसेफ हेल्थ केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड ड्रग यूज इंजेक्शंस। ठीक, तो आपका जो ये वायरस है ब्लड बॉर्न वायरस है और इन्फेक्शन किसके कारण हो रहा है, अनसेफ हेल्थ केयर के कारण, अनहाइजीनिक होने के कारण। जो हेल्थ केयर दी जा रही है वो बड़ी अनहाइजीनिक है, वहाँ हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है और जो ड्रग यूज इंजेक्शंस हैं उसके थ्रू भी हो रहा है। अगर आपने आप 4 लोगों ने मिलकर एक ही इंजेक्शन लगा लिए तो बिल्कुल आपको हो सकता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इसकी मेडिसिन अवेलेबल है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन मेडिसिन अवेलेबल है। हालांकि ट्रीटमेंट जो देखें वो लोगों को इतना जल्दी मिल नहीं पाता है क्योंकि ये डिसीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती है। डी की बात करेंगे। इट रिक्वायर हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर इट्स रेप्लिकेशन। ये भी क्रोनिक डिसीज़ है। इसमें आपको जब तक बी नहीं होगा तब तक के डी के होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। पहले बी होता है और उसके बाद डी होता है। इट कैन को इन्फेक्ट पीपल, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय वायरस बी वैक्सीन। अगर बी की वैक्सीन लगी है तो आपको डी भी नहीं होगा। हालांकि इसमें जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का, है ना, वो बहुत कम है। मतलब जो दवाइयाँ हैं उससे आप जो है इसे ट्रीट नहीं कर पाते हैं। डी को हम डी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। सक्सेस रेट कम है। लास्ट है आपका क्या, हेपेटाइटिस सी। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीकल ओरल रूट वाया कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक, यहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन का रूट क्या है, फीकल ओरल रूट है। ये किसके जैसे है, पोलियो की तरह है। पोलियो में भी इसी तरीके के ट्रांसमिशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये वैक्सीन डेवलप हो चुकी है लेकिन अभी केवल चाइना में अवेलेबल है। चाइना ही ने डेवलप की है और सिर्फ वहीं पर अवेलेबल है, पूरे दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, ABCD हो गए। 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे, वाटर कंटेमिनेशन के कारण A और E हो रहा है। आपको ऐसे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, साथ में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो बी और सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बी की वैक्सीन है और सी की वैक्सीन नहीं है। ये डिफरेंसेस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वाई इंडिया इज़ वनरेबल। इंडिया इतना ज़्यादा वनरेबल क्यों है, इतने ज़्यादा केसेस इंडिया में क्यों आ रहे हैं। उसका रीज़न है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना आसान हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा है, एक ही एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। दूसरा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस टू सिम्टम्स, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। पता ही नहीं है कि सिम्टम क्या है, हेपेटाइटिस बी के, ए के, सी के, डी के, ई के, पता ही नहीं है। तो स्क्रीनिंग ही नहीं होती, स्क्रीनिंग नहीं होती तो ट्रीटमेंट नहीं होता, और लोगों को इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं है। नॉट अडेयरिंग टू और हैविंग एक्सेस टू गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। जो स्लम में रह रहे हैं लोग, वो कहाँ हाइजीन रख पाएंगे। वहाँ टॉयलेट 20-30 लोगों में, 40 लोगों में शेयर करना पड़ता है, तो पॉसिबल है क्या। तो गरीबी से रिलेटेड हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये आपके क्या है, मेन रीज़न है कि इंडिया इतना ज़्यादा वनरेबल क्यों है। ठीक, ये जो केसेस होते हैं बहुत समय तक असिम्टोमेटिक होते हैं। आपके अंदर वायरस होगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई सिम्टम दिखा ही नहीं रहा है। और ऐसे में अगर असिम्टोमेटिक वायरस है और वो इन्फेक्शियस भी है, तो आपको असिम्टोमेटिक वायरस, आप जिसके साथ भी रहेंगे उसको ये होने की संभावना है। और ऐसे में जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो केसेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके कारण केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
नेक्स्ट है कि इंडिया में एक और बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है जिसके कारण केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या है, जो नॉन वायरल एजेंट्स हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है, उसके कारण बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में जो केसेस हैं अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ के, वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और इसी के कारण आपको हेपेटाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, आपको फैटी लीवर बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आपका लीवर जो है फैटी हो जाएगा, स्वेलिंग करने लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तभी आपको फैटी लीवर होगा। अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल सेडेंट्री है, घर पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल घूम फिर नहीं रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ हो सकता है। और अल्कोहल ले रहे हैं तो बिल्कुल, अल्कोहल लेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लीवर आपका ख़राब होता है। सुना है ना आपने कि अल्कोहल पीने से लीवर सड़ जाता है, तो बिल्कुल यही होता है, फैटी लीवर डिसीज़ हो जाती है। और उसी के कारण जो हेपेटाइटिस के होने वाले केसेस हैं उसका वर्कलोड इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इंडिया में हमें देखने के लिए मिल रहा है, और इसलिए ये जो बर्डन है बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में। एक और जो मैंने आपको रीज़न की बात कही थी, रीज़न बताऊंगा बाद में, वो है मेन में इतने ज़्यादा केसेस क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनरली जो मेन है वो ड्रग यूज़ करते हैं इंजेक्शन वाले। पंजाब, हरियाणा, इन रीजन में आप देखेंगे इंजेक्शन वाले ड्रग बड़ा यूज़ करते हैं, और पैसा तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, गरीबी बहुत है हमारे यहाँ, तो क्या करते हैं कि एक ही इंजेक्शन ले लेते हैं और 4 लोग थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं उसको और मस्त चिल करते हैं। फिर अब जब आप एक ही इंजेक्शन सुई को अगर यूज़ करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं। जैसे HIV फैलता है उसी तरीके से यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस भी आपको फैल सकता है। तो मेन में क्योंकि वो ड्रग वाले इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये जो केसेस हैं फैलने के चांसेस, केसेस हैं बढ़ने के, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने के कारण भी, खासकर जो मेल और मेल के बीच में अगर आप सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी केसेस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो गे जो मेल होते हैं उनमें आपके जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड केसेस हैं उनके चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, ये रीज़न है कि मेल में ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो वायरल लोड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ओवरऑल आर्टिकल था। इंडिया क्या कर रहा है यार, इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इंडिया ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी हुई है, सी की वैक्सीन नहीं रखी हुई है। क्यों नहीं रखी, क्योंकि सी की वैक्सीन है ही नहीं, अभी कहाँ से रखेंगे। ठीक, तो इंडिया जो है अपने UIP प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा है, वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 2002 से ही इंडिया ने जो है शुरू कर दिया था हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की वैक्सीन को देना, और 2011-12 से इसको चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसी के थ्रू हम जो है बच्चों को क्या कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम अभी डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। WHO ने कहा है कि इंडिया जैसी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अगर वो ये करते हैं तो जो हेपेटाइटिस से होने वाली डेथ है उसे कम किया जा सकता है। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो UPSC प्रीलिम्स में अभी रिसेंटली आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, हेपेटाइटिस वी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, हमने डिस्कस किया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई है लेकिन सी की बनाई नहीं गई है। ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि सी की शायद हमने पढ़े थे नहीं बनाई थी, बी की तो मैंने ये बताया था 2001-2 में 2011-12 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड भी की गई है, तो शायद बी की गलत होने के चांसेस हैं। सी देख लेते हैं, ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम मोर देन द इन्फेक्टेड विथ HIV। ये यार मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। फोर्थ क्या है, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी डज नॉट शो सिम्टम फॉर मैनी ईयर्स। हाँ यार, ये तो हमने बात किए थे, असिम्टोमेटिक केसेस रहते हैं, इसी के कारण तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब A और D तो नहीं होगा, आंसर B और C में से ही
एक हो सकता है, अब गलत बताना है। और जहाँ तक क्योंकि मुझे याद है, सी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, सी हो भी सकता है, लेकिन मुझे पता है कि बी में वैक्सीन बनाई जा चुकी है, सी में वैक्सीन नहीं है और यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो मेरा आंसर तो बी होना चाहिए। होपफुली ये क्वेश्चन बन गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, इतनी सिंपल, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ध्यान रखना है और बढ़िया क्वेश्चन अपने सॉल्व करना है, सिक्योर करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।